नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, खबरें तो आप बहुत देखी, बहुत सारी खबरें आपने देखा, बहुत सारा प्यार और सम्मान भी दिया। आज कुछ अलग करना चाहता हूं। मैं बस्ती जिले के ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं जिस वाकई में जिनको पा करके मैं खुद भी बहुत धन्य हूं। ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे खुद की पैतृक भूमि पे ऐसी ऐसी प्रतिभाएं पल रही है जिनकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं। आज वो व्यक्ति मुझसे नहीं मिलता तो मैं बहुत सारी चीजों से छूट जाता। उनके मिलने से एक बड़ा सा झटका लगा है, जो 11,000 वोल्टेज का झटका मेरे ब्रेन को लगा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं कैसे चूक गया ऐसी प्रतिभाओं से। मित्रों, मिलाने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूं। ऐसी शख्सियत है जिनका एजुकेशन बहुत बड़ा स्ट्रेंथ लेके है, देश में ही नहीं विदेश के कई कंट्रीज में जिन्होंने एजुकेशन लिया, पीएचडी किया, तमाम सब्जेक्टों पे आपने गहन अध्ययन किया। अध्यात्म पे एक बहुत मजबूत पकड़ है आपकी आपकी बातों से ऐसा लग रहा था। मित्रों, हम कुछ भी कहने से पहले या उनसे मिलाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आजीवक न्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके उत्साह से भी हमारे अंदर ताकत आती है और काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर जनरेट होती है। मित्रों, वो व्यक्ति हमारे इसी बस्ती मंडल मुख्यालय पे ही रहने वाले हैं। पता चला कि कटरा बाईपास के पास उनका घर है और उनसे वाकई में उनको देख करके आप भी ऐसा महसूस करोगे कि कितनी ऊर्जा है। ऐसे लोग कितने पाए जाते हैं। एक तो प्रतिभाएं 1000 में कहीं 10-5% पाई जाती हैं ऐसे, और तमाम सारे लोग चूक जाते हैं प्रतिभाओं से। ऊर्जा को खोजने से मिलती है, ऊर्जा से लोग जुड़ नहीं पाते हैं, ऊर्जा बहुत मुश्किल से मिलती है। वो ऊर्जा हमारे पास मौजूद है डॉक्टर अनुराग पाठक के रूप में। और मित्रों, मिलाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं उनके विषय में, और आप कुछ बात करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप उनको बहुत धैर्य से सुने, वरना आप चूक जाएंगे, क्योंकि उनका जो लेवल है, उनका जो आईक्यू लेवल है, उनके जो चीजें हैं वो बहुत ऊंचे लेवल की हैं। इस नाते आपसे गुजारिश करेंगे कि आइए आप उनसे मिलाते हैं। मित्रों, ये आप हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर अनुराग पाठक जी। इन्हीं के विषय में मैं बात कर रहा था। सर, आपको आजीवक न्यूज पे आने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। नाइस मीट टू यू। बहुत अच्छा लग रहा आपसे मिलकर। अभी थोड़ी देर की जो मेरी वार्ता हुई उससे मुझे लगा कि मैं आज कुछ अलग करने जा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? सर, सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी हमारी प्रतिभा है, थोड़ी बहुत जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी पढ़ा लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों, अभी हम आपसे बता रहे थे कि डॉक्टर अनुराग पाठक जी एक तो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट बस्ती के मंडल मुख्यालय पे आपका घर है, और कुछ थोड़ा और परिचय जो मुझे नहीं पता आपसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे अपने परिचय के विषय में? सर, बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोग मेहनती ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें जो इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए, शायद दैट इज लैकिंग। तो मैं चूंकि एक सामान्य से अध्यापक के घर में पैदा हुआ और मुझे गाइडेंस अच्छी मिल गई, और एक चीज सर और अच्छी हुई कि मैंने बहुत जल्दी घर छोड़ दिया था। आई थिंक 2009-10 के आसपास में मैं लखनऊ चला गया और अच्छे लोगों के संगत में रहा। जैसा कि सर अभी अपने दर्शकों के विषय में आपके विषय में जब इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैं बता रहा था कि बहुत अच्छी स्टैंड है आपके पास, एजुकेशन की बहुत लेंथ है, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है आपने, कई कंट्रीज में पढ़ा है, और अपने एजुकेशन के विषय में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और क्या क्या किया है, जरा हमारे दर्शकों को। सर, बेसिक पढ़ाई करने के बाद, पीजी करने के बाद, along with that I completed B.Ed and M.Ed also, and I have doctorate from 4 countries, USA, Algeria, Australia and Iraq also. Along with that कि मैं बहुत सारे एडिटोरियल लिखता हूँ, संपादकीय लिखता हूँ, और इंडिया के ज्यादातर स्टेट से हमारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, along with USA, कनाडा, साउथ अफ्रीका, और अभी लंदन में बात चल रही है। बहुत जल्दी अगर भगवान ने चाहा तो वहां भी पहुंचेगी बात। एंड इसके अलावा मुझे शेर व शायरी का बड़ा अच्छा बहुत शौक है। शेर व शायरी पे आपके जरूर आएंगे, बहुत शौक है। आपने बताया, इसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन एक चीज, एक सवाल है मेरा, फिर वही मेरा सवाल कि आपने इतना एजुकेशन क्यों लिया, किस लिए? क्या ऐसा आपके मन में कौन सी प्रवृत्तियां ऐसे जागी कि आपको इतना ज्यादा पढ़ने का मन किया और आपने किया क्यों?
सर जब मैं 2009-10 के आसपास में घर से बाहर निकला तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वो ऊंट हूं जो पहाड़ के नीचे अब आया हूं। फिर मुझे अपना लेवल पता चला कि दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं जी। उसके बाद से फिर लोगों की संगत बढ़ती रही। उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि जो संगत मिली, पता नहीं भाग्य रहा होगा क्या रहा होगा, संगत भी अच्छी लोगों की मिली जी। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि टारगेट बढ़ते गए जी। और हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि संतुष्टा दुजा नष्टा असंतुष्ट च महीपति। जिस दिन जो पढ़ाई लिखाई का काम करने वाला होता है या जो भी सीखने का काम करने वाला होता है, जिसने उसने सीखना बंद कर दिया उसी दिन से वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। असंतुष्ट च महीपति, और जो असंतुष्ट है कि आज ये सीखेंगे, कल ये सीखेंगे, परसों ये सीखेंगे, वो अपने आप में महीपति है, भूपति है, राजा है। तो उसका ग्रोथ जो है दैट इज 200% डैम श्योर। तो जब मैं उस पहाड़ के नीचे गया तो मुझे अपने ऊंट होने की बात पता चली कि भाई साहब आप तो अपने आप को 30 मार्का समझते थे, अब अपनी औकात पता चली। तो फिर उनको टारगेट मान के फिर एक एक करके फिर हम अपने टारगेट बनाने शुरू किए, उसको अचीव करना शुरू किया, और जहां टारगेट मिल गया उसके बाद फिर और आगे बढ़ता चला गया। आपसे बात करके तो ये लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है। कितनी भाषाओं में बात कर लेते हैं आप? सर लैंग्वेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस जी। जहां तक मुझे नॉलेज की बात है तकरीबन मुझे लगता है कि 7 से 8 लैंग्वेज मुझे पता होगी, बट बिकॉज ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, आज के टाइम पे 4 से 5 लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूँ। अभी आपने बातों में बताया कि आप इंग्लिश के टीचर भी हैं। हाँ। तो आप शिक्षक होता है दूसरे इंग्लिश? हाँ जी, हाँ जी। इंग्लिश ही क्यों चुना आपने, क्यों पढ़ाना चाहते लोगों को? सर एक तो मजबूरी थी, शुरुआत में मजबूरी थी, बाद में शौक बन गई जी। चलिए, जब मैं 2009-10 के आसपास से निकला तो एक गांव का लड़का, आपको भी बेहतर पता होगा, इंग्लिश का खौफ होता है उसे, वो खौफ मेरे पास भी था। हाँ, लेकिन चूंकि जब संगत मिली तो पता नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कब वो अच्छी होती चली गई और अब वो पसंद बन गई जी। आपसे जब हम बात कर रहे हैं, आपके बातों के दौरान कुछ चीजें मुझे सुनाई दे रही हैं, जैसे साहित्य, धर्म और गॉड बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, क्या बताना चाहेंगे इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब है इसका? सर धर्म को मैंने जितना अच्छा समझा है पिछले करीब 9 सालों से, मैं शायद आज हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज होंगी उसमें 90% कम्युनिटीज का मैं पार्ट हूँ और एक्टिवली पार्ट हूँ। और जब मैंने पढ़ा सर तो शुरुआत में लगता था कि इतने सारे डेफिनेशन क्यों हैं जी। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि सब एक है, अगर सब एक है तो सबकी बातें फिर एक क्यों नहीं है? बिल्कुल। फिर जब चीजों को मैंने पढ़ा और प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों पढ़ा, देन आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि ये जो अध्यात्म वाली चीजें हैं ना सर, वो एक्सपीरियंस है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सर आम लीजिए, आपने आम खाया, आपने कहा सर बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है। मैंने कहा सर कितना मीठा? तो कह रहे सर क्या ही बताएं, बहुत मीठा है। सर कितना, फिर भी बताइए। तो कहा चीनी जैसा। आप एक बार सोच के बताइए कि क्या आम का टेस्ट चीनी जैसा होता है? जी नहीं होता सर, नहीं होता। लेकिन चूंकि आपको चीनी का टेस्ट पता है तो मैं आपसे कोरिलेट करा पा रहा हूं कि ऐसे ही। साहित्य की बात कर रहे थे अभी आप, साहित्य, गॉड और इन सब सारी चीजों की आप बात कर रहे हैं, तो साहित्यों के विषय में मेरा ये मानना है कि साहित्य जो है पीछे की चीज है। साहित्य में कुछ नया नहीं होता, कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, क्योंकि दुनिया प्रतिपल चेंज हो रही है। साहित्यों में हमारे विद्वानों की पुरानी बातें लिखी हुई, उससे क्या आपने क्या निकाला और क्या मेरी बातें कितनी सही है, क्या कहना चाहिए? सर अगर साहित्य में दो आती है जी। एक होती श्रुति और एक होती स्मृति जी। जो श्रुति परंपरा है, वेद उस परंपरा से आए हैं जी। और आप कभी गूगल पे सर्च अभी भी कर लेंगे, आप पाएंगे कि वेद को किसी ने लिखा नहीं है जी। वो जो है, ऐसा कहते हैं कि वो ध्यानस्थ की अवस्था में वो आया, जैसे जो चीजें कही जाती कुरान शरीफ के बारे में जी।
कि कुरान शरीफ को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने उसको उतारा, लिखा नहीं। मैसेज किसी और से मिला, डाकिया आया, उसने सिर्फ मैसेज पहुंचा दिया। सेम चीज कही जाती है वेद के बारे में, उसी को कहते हैं आप और सी। ये परंपरा हुई श्रुति की और स्मृति की। दूसरा होता है श्रुति, सॉरी, ये परंपरा हुई श्रुति की। दूसरा होता है स्मृति। जैसे आपने कोई चीज देखी, आपके जनरेशन के बाद लोग उसको याद रख सकें, तो आप उसको पांडुलिपि में मैन्युस्क्रिप्ट कर देते हैं कि चलो हमारे बाद की परंपरा इसको देखेगी, इसी बहाने से सीख पाएगी। वो परंपरा कहलाती है स्मृति। इसी परंपरा से आया जो हमारे धर्म में लोग कहते हैं कि इतने सारे ब्राह्मण कैसे हो गए। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद में फिर ब्राह्मण में त्रिपाठी, दुबे, मिश्रा। आपको रुकना चाहिए। आप धर्म ग्रंथ और साहित्य की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, महाभारत की लाइनें हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब होता है जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार हुआ, ना तो धर्म की रक्षा हुई, ना तो साधु की रक्षा हुई, ना पापियों की। पापी आज भी पाए जाते हैं, धर्म आज भी है। मुझे जैसे इस्लाम लगता है वैसे हिंदू लगता है, वैसे सिख लगता है, वैसे जैन और पारसी। ये किसी व्यक्तिगत ब्रेन की उपज मात्र है। मुझे नहीं लगता कि गॉड से इसका कोई लेना देना। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहली चीज की धर्म की परिभाषा सोचिए जी। एक पत्नी का धर्म अलग होता है, एक भाई का धर्म अलग होता है, एक पिता का धर्म अलग होता है, पुत्र का धर्म अलग होता है। डिफाइन ये करता है कि आपके संदर्भ में धर्म की परिभाषा क्या है। आपने चूंकि महाभारत के एक छोटे से पार्ट भगवत गीता का कॉन्सेप्ट आप जब चौथे अध्याय में पढ़ेंगे तो ये श्लोक वहां आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन आप सोचे कि धर्म का मतलब क्या। अगर आप शब्द पकड़ेंगे, आप सब कह रहे हैं कि जो परिवार में जो रिलेशन में जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको आप कह रहे हैं धर्म। जैसे नहीं सर, धर्म की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है जी। जैसे यही सवाल मैं आपको आप ही के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के बता रहा हूं। कृष्ण ने कर्ण से कहा मेरी साइड आ जाओ। अब आप बताइए, कृष्ण तो धर्म पे थे ना जी, धर्म पे थे जी। कर्ण ने पलट कर पूछा कि जिस मित्र ने मुझे धुतकारते समय सहयोग दिया था, क्या यही मेरा धर्म है। कृष्ण के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, कर्ण के लिए अलग है। कर्ण का यही धर्म था कि वो अपने मित्र का सहयोग 100% दे, क्योंकि उसने उस समय उसको संभाला था जब सारी दुनिया उसको दुत्कार रही। चलिए हम धर्म की परिभाषा समझनी पड़ेगी। चलिए हम फिर बाद में धर्म पे आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक, बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम उसे छुएंगे तो हम खुद भी जलेंगे और हमें बहुत समय लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीजें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने, जैसे दुनिया भगवान माना, लेकिन वहीं दुर्योधन ने कभी किसको भगवान नहीं माना। खुद उनके साथ पांडवों ने भी उन्हें भगवान नहीं माना। एक चीज सारी इसीलिए कहते हैं, जब कृष्ण दुर्योधन मरा वो डायरेक्ट स्वर्ग गया जी, और जब पांडव मरे तो पहले वो नरक गए फिर स्वर्ग गए। चलिए थैंक यू इसके लिए। आप चीजों को समझ रहे हैं मुझे लगता है। सर हम फिर उसी बात पे आते हैं, बहुत लंबी पढ़ाई की, बहुत ज्यादा आपने, ये जो ज्ञान का कलेक्शन होता है ये अपने से ज्यादा दूसरे के लिए होता है। exactly. कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम लोगों को देंगे, एक ऐसी विचारधारा का निर्माण करेंगे, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो विश्व कल्याण के लिए काम करेगा। तो उनको देना चाहते, किस रूप में देना चाहते समाज को, ये बताइए सर। दो शब्द हैं, एक शब्द होता है अमीर, एक होता है रईस जी। तो अमीर आदमी वो होता है जिसके पास लाखों करोड़ों हैं, आप उसे कहें कि जरा 500 रुपए देना, तो अरे यार अभी थे अभी उनको दे दिया जी। रईस होता है कर्ण, खुद के पास कुछ नहीं है, वो कवच कुंडल चाहिए, लो दे दिया। सर कैसे? आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुछ देने के लिए कुछ छोड़ना चाहिए, और फिर कह रहे कुछ नहीं था फिर भी कवच कुंडल दे दिया। आप समझिए चीजों को। एग्जैक्टली सर, वो जो बोला था वो किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला था। जैसे मैंने कहा कि लश्कर तैयबा जो है उनका जो डिसिप्लिन है बहुत कमेंडेबल है। तो कल आप हमसे
कहेंगे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो एक पक्ष है, डिसिप्लिन एक पक्ष है। आई नो। हाँ, तो जो चीजें उस समय कही गई थी वो अलग कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, ये जो बात है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। हमारा एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात, थैंक यू आपको इसके लिए। हम ये चाहेंगे सर कि हम एक तो हमारे देश के हैं, आप हमारे घर के हैं, हमारे घर पैदा हुए हैं, किस रूप में समाज को बनाना चाहते, कैसा देश देखना चाहते हैं आप अपने नजरिए से, कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस। सर, एक ऐसा समाज जो हेल्पिंग हो। अभी चूंकि जितनी हमारी मानसिक क्षमता है इस सतह में सोच भी नहीं पाया। मैं सही से बहुत ज्यादा किताबी बातें नहीं करना चाहता। अब जो अपनी सोच है मैं बहुत अभी इतना ही है कि व्यक्तिगत स्तर पे मैं कितना मदद कर पाता हूँ। जैसे आप मुझे रात में 12 बजे फोन करें, पाठक जी जो फलाने को ब्लड डोनेट करना है, पाठक जी अगर बस्ती में है ही वुड बी अवेलेबल। अगर उन्होंने पिछले 4 महीने में ब्लड डोनेट नहीं करा है ही वुड बी अवेलेबल। अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, अगर कोई ऐसा बच्चा मुझे नजर आता है कि जो लैक ऑफ मनी से पढ़ नहीं पा रहा है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो वट एवर आई कुड डू डेफिनेटली आई विल। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप एक तो सब कुछ कर रहे हैं, बहुत आपने पढ़ा लिखा, तो इन सब चीजों के लिए आप पता चला अभी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, साइको पे काम कर रहे हैं आप, और काउंसलिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से आप? सर साइको पे मैं सबसे ज्यादा जो आजकल फोकस कर रहा हूँ ना, मैंने देखा कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। उन्हें कैंसर तो पता है, उन्हें थायराइड तो पता है, उन्हें थोड़ा बहुत इंसुलिन के बारे में भी पता है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ बायोपोलर डिजीज। उन्हें जब वो उलझन होती है तो लगता है कि यार बीपी में कुछ इश्यू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। इसके लिए सर थैंक यू। आप कह रहे हैं कि जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लोगों को काउंसलर की जरूरत है, डॉक्टरों के अलावा भी काउंसलर। मानसिक बीमारियों के प्रति लोग जागरूक हों, ऐसी मेरी कोशिश है। समाज से क्या कहना चाहेंगे अंत में, क्या ऐसी चीजें देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो फिर मुझे आपसे करनी है, टाइम कम है जी, मैं इससे ज्यादा अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मैं फिर कोशिश करूंगा कि कुछ समाज के लिए आपसे निकाल के दे सकूं। क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए? सर, मैं एक लाइन कहूंगा कि स्वधर्मो निधर्म से अपर धर्मो भयावह, कि आप सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करिए। और चलते चलते एक शेर है कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। क्या बात। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सब, थैंक यू। आपकी मैं चाहता था कि आपकी बातें शेर और शायरी के साथ ही खत्म हो, लेकिन आपको देख करके मुझे भी अच्छा लग रहा और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आपको देख के एक लाइनें हैं मुझे भी याद आ गई, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। क्या न हो मायूस न घबरा, अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों की दामन से सुनारा। क्या बात है, माशाल्लाह। थैंक यू पाठक जी, डॉक्टर साहब, थैंक यू, इलाटा, थैंक यू। अभी हमारे साथ हमारे मेहमान थे डॉक्टर अनुराग पाठक जी। आपने देखा इनके अंदर बहुत कुछ है, देश दुनिया को देने के लिए, देश को देने के लिए और समाज को देने के लिए। समय कम था, इस नाते बहुत कुछ निकाल के मैं आपको नहीं दे पाया, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि अगली बार बहुत कुछ इस समंदर में डूब के निकालने की कोशिश करूंगा। और अंत में अगर आपको लगता है कि आजीवन अपने काम को ईमानदारी से करना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरें पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।